सालों से लोग रहस्यमय तरीकों से गायब हो रहे हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग? वो अचानक ही कैसे लापता हो जाते हैं? क्या इसमें किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है या ये एलियंस का काम तो नहीं? लापता लोग जिन हालात में मिलते हैं वो सामान्य तो नहीं होते। ऐसे ही केसेस को लेकर डेविड पोलाइडस ने मिसिंग 411 नाम से कई सारी किताबें लिखी है। राजवाला इन्हीं किताबों से आपके लिए हिंदी में ये सीरीज लेकर आया है। राजवाला प्रेजेंट्स मिसिंग 411 इन हिंदी। लापता लोगों के सच्चे केसेस को लेकर एक बार मैं फिर हाजिर हूँ। आज हम कुछ और केसेस को देखेंगे जो मिस्टीरियस अपलाशियन माउंटेन पर घटित हुए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप राजवाला चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह के रियल और मिस्टीरियस केसेस की वीडियोस आपको मिलती रहे। जेफरी बर्न हेग, तारीख 8 फरवरी 1970, जगह ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क, उम्र 16 साल। वो फरवरी की एक शांत सुबह थी जब जेफरी हेग अपने घर मैरिस्टाउन से बॉय स्काउट ट्रूप नंबर 95 के साथ कैंपिंग पे जाता है। इस ग्रुप को लीड कर रहे थे स्काउट मास्टर यूजीन स्मिथ। इस ग्रोह में 3 स्काउट और 4 बड़े लोग थे जो ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क में अपलाशियन की पगडंडियों पे चढ़ाई कर रहे थे। ये सफ़र आइस वाटर स्प्रिंग से शुरू होकर न्यू फाउंड गैप तक जाने वाला था। हाइकिंग के ज़्यादातर समय वो 5000 फीट की ऊंचाई पर रहे और साथ ही उसके ऊपर 6 इंच मोटी बर्फ़ की तह जमी हुई थी। जेफरी को 3 साल के स्काउटिंग में एक्सपीरियंस था और वो बाहर कैंपिंग से अच्छी तरह वाकिफ़ था। पहली रात लड़कों और हेड स्काउट मास्टर ने आइस वाटर स्प्रिंग पे कैंप लगाया और बाकी 2 बड़े लोग वापस घर लौट गए। हेड स्काउट मास्टर की देखरेख में उन्होंने आग जलाई और अपना डिनर किया। संडे के दिन 8 फरवरी को ग्रुप ने अपनी चीज़ों को समेटा और अपलाशियन की पगडंडियों पे चलने लगे। ये वो पगडंडी थी जिसको अच्छी तरह बड़े बड़े साइन से मार्क किया हुआ था और इसका रास्ता बिल्कुल साफ था। सुबह करीब 9:30 बजे ग्रुप उस चौराहे यानी इंटरसेक्शन पर पहुंचा जहां अपलाशियन और बुलेवार्ड के रास्ते मिलते हैं, और यही वो जगह थी जहां वो आराम करने रुके। यहाँ रुकने पे ग्रुप को पहली बार महसूस हुआ कि जेफरी काफ़ी स्लो चल रहा है और वो पीछे ही रह रहा है, लेकिन इसकी क्या वजह थी पता नहीं। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद वो न्यू फाउंड गैप पार्किंग लॉट के तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जेफरी ने उन्हें कहा कि वो यहीं रुककर दूसरे स्काउट का इंतज़ार करेगा जो इसका सीनियर था और वो ग्रुप में सबसे पीछे था, और जेफरी ने कहा कि वो उसके साथ आएगा। जब स्काउट मास्टर यूजीन स्मिथ न्यू फाउंड गैप के पार्किंग लॉट में पहुंचे, हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। सारे स्काउट आ चुके थे सिवाय जेफरी के, लेकिन स्काउट मास्टर ने देखा कि जेफरी जिसके लिए रुका था वो स्काउट भी आ चुका था, लेकिन जेफरी को किसी ने नहीं देखा था। इस पॉइंट पे वो तीनों हाइकर्स वापस पूरा रास्ता तय करते हुए आइस वाटर तक पहुंचे, लेकिन यहाँ भी जेफरी का कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद ग्रुप बुलेवार्ड ट्रेल के उस चौराहे पे गया और काफ़ी दूर तक उस रास्ते पर भी उसकी तलाश की, लेकिन जेफरी का कोई पता नहीं चला। अब सभी पर्वत आरोही वापस न्यू फाउंड गैप से अपनी कार लेकर पार्क के हेडक्वार्टर में गए और वहाँ जेफरी के गायब होने की रिपोर्ट कराई। अब दिन के 3 बज रहे थे और भारी बर्फबारी होने लगी थी। स्काउट मास्टर और स्काउट उसकी गुमशुदगी से हैरान थे, क्योंकि उस पगडंडी पे जगह जगह साइन लगी थी जो बताती थी कि उसे किस तरफ जाना है। पार्क सर्विस ने फौरन ही खोजी टीमों को तीनों पगडंडियों के मुहाने से अपनी खोज शुरू करने को कहा। सारी पगडंडियों को तुरंत ही खोज लिया गया और तीनों ही पगडंडियां अच्छी तरह से साइन से भरी हुई थी। यहाँ गुम हो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ग्रोह उसके लिए चिंता में था, लेकिन उन्हें यह भी तसल्ली थी कि कम से कम उसके पास गर्म कपड़े और खाने का सामान और माचिस है। 9 फरवरी मंडे के दिन खोजी दस्ते चीफ रेंजर की ऑफिस में जमा होते हैं। रात भर में 6 इंच की बर्फ पड़ चुकी थी।
जिससे हालात पूरी तरह सर्दियों की खोज की तरफ इशारा कर रहे थे। खोजी कुत्ते, सिविल एयर पेट्रोल, काउंटी शेरिफ और दूसरी इमरजेंसी पर्सनल को कांटेक्ट किया गया और पार्क को खोजने की मुहिम शुरू हुई। ग्राउंड सर्चर्स ने दोबारा उन पगडंडियों पर तलाश की जहां जेफरी को आखिरी बार देखा गया था, लेकिन अगर उसने कोई निशान बनाए भी होंगे तो हाल में पड़ी बर्फ ने उसे मिटा दिया था। पहले पूरे दिन की खोज के बाद भी जेफरी का कोई पता नहीं चला। उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया गया और वो भी पार्क के लिए निकल गए। पार्क में पड़ी स्नो कम हो रही थी, लेकिन टेम्परेचर का पारा गिरता जा रहा था और तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगी थी। अगले हफ्ते सैकड़ों खोजियों ने इस मुहिम में मदद की और पार्क के हज़ारों एकड़ इलाके को छान मारा गया, लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं मिली, कम से कम 16 फरवरी तक। दोपहर 16 फरवरी को खोजियों को जेफरी का पैक मिला। ये बुलेवार्ड ट्रेल पर न्यू फाउंड गैप की तरफ जाने वाले रास्ते के करीब था। उस पैक के अंदर कुछ कपड़े और दूसरे सामान थे जो एक चट्टान पर वॉकर कैंप प्रोंग के बीच था। ये बुलेवार्ड की पगडंडी से नीचे की तरफ 1 मील दूर था। ये एग्जैक्ट जगह मुझे तब समझ आई जब मैंने पर्सनली रिटायर्ड एनपीएस रेंजर वाइट मैककार्टर से मिला, जो कि इस खोज में हिस्सा ले चुके थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो पैक नदी के बीचों बीच एक चट्टान पर रखा हुआ था। उनका कहना था कि यहाँ तक पैक को रखने के लिए जेफरी को नदी में उतरना पड़ा होगा। उस पैक से निकले कुछ सामान उस पत्थर पे भी थे। इसको देखने से ऐसे लगता था कि कोई उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। इस पैक को जेफरी के पेरेंट्स के पास ले जाया गया और उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि ये जेफरी का था। अब जेफरी को लेकर चिंताएं और बढ़ गई थी, क्योंकि उसके पास इन सर्दियों को झेलने के लिए सामान नहीं था। स्लीपिंग बैग, खाना और माचिस सभी कुछ उस पत्थर पर पड़े मिले थे, सिवाय जेफरी के। वो कहाँ था? 17 फरवरी को आर्मी ने खोजी कुत्तों की मदद ली, जो गंध को सूंघते हुए पगडंडियों से होते हुए खोजियों को पार्क से बाहर ले गए। कुत्ते बाहर उसकी गंध लेते रहे और आखिरकार वो US 441 हाईवे पे आ गए और यहाँ गंध खत्म हो गई। आर्मी इस नतीजे पे पहुंची कि जेफरी किसी से लिफ्ट लेके कहीं चला गया होगा और पेरेंट्स ने भी इस बात को मान लिया, या शायद वो ये आशा कर रहे थे कि ऐसा ही हुआ हो। 18 फरवरी को अब खोजी टीम सिर्फ 30 बंदों तक रह गई थी। उन्होंने वॉकर कैंप प्रोंग पे फोकस करने की ठानी। सिएटल वॉशिंगटन से आई एवलांच की टीम और एक ग्रीन बैरेट नाम की टीम भी थी जो नदी के पास खोज करने लगी। 10:17 पर हेडक्वार्टर पर एक इंक्रिप्टेड मैसेज आता है, जिसका मतलब था जेफरी की बॉडी को ढूंढ लिया गया था और वो मर चुका था। वाइट मैककार्टर की किताब लॉस्ट में इस घटना को काफ़ी डिटेल में बताया गया है। किताब के मुताबिक जेफरी बोलीवार्ड की पगडंडी से 1000 यार्ड नीचे की तरफ मिला था और जहां उसे आखिरी बार देखा गया था, ये जगह उससे करीब 1 मील की दूरी पर थी। यहाँ उसका पैक मिला था। उसके करीब 1000 यार्ड पर ऊपर की धारा की तरफ उसकी बॉडी मिली। जेफरी एक पेड़ पर पड़ा हुआ था, आधा उस पर बैठा था और आधा काफ़ी ख़तरनाक पोजीशन में था। अभी उसकी ज़्यादातर बॉडी बर्फ़ में कवर्ड थी और उसका दायां हाथ और उसका दायां पैर ही ऐसी जगह थी जहां से बर्फ़ पिघल चुकी थी। उसने सॉक्स नहीं पहने हुए थे और उसका एक बूट 6 फीट दूर पड़ा था और दूसरा बूट आधे उसके पैरों में था और उसकी लेसेस भी खुली हुई थी। उसकी ऑरेंज कैप भी नहीं थी और दस्ताने भी गायब थे। उसकी कोट भी खुली हुई थी। उसका बायां हाथ उसकी कोट की जेब में था। उसने शर्ट पहना हुआ था, लेकिन उसकी पैंट की जिप खुली हुई थी। जेफरी को एयरलिफ्ट करके लोकल एयरपोर्ट पे ले जाया गया। उसके बाद उसे स्टेट मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर जॉन हिक्की ने उसका पोस्टमार्टम किया। बॉडी पर हल्के खरोंचों के निशान थे, लेकिन कोई हड्डी नहीं टूटी थी। डॉक्टर का मानना था कि जेफरी थकन और ठंड की वजह से पहली रात या दूसरी सुबह ही मर गया था। सवाल ये पैदा होता है कि जेफरी हिक के साथ क्या हुआ था।
कैसे वो इतनी जल्दी बिना किसी निशान छोड़े गायब हो गया, और वो वॉकर कैंप प्रोंग में क्यों गया? आखिर क्यों उसने अपनी ज़िंदगी बचाने वाला पैक छोड़ दिया और अधरंग घूमने लगा? आपको राहत और बचाव के लोग कहते मिल जाएंगे कि जेफरी उस रात ठंड से मरा था, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जेफरी की हड्डियां नहीं टूटी थी और वो चल सकता था। उसका पैक और स्लीपिंग बैग और दूसरी चीज़ें उससे ज़्यादा दूर नहीं थी। वो उन तक आराम से पहुंच सकता था अगर वो वहां जाने के लिए आज़ाद होता तो। जेफरी बॉय स्काउट से ट्रेंड था और उसने इससे पहले ठंड में रात बिताई थी और वो जानता था कि आग कैसे जलाई जाती है। जब जेफरी गायब हुआ, सारी पगडंडियों पे साइंस बोर्ड लगे हुए थे जिनसे मुमकिन ही नहीं कि कोई रास्ता भटक जाए। ऐसी कोई वजह ही नहीं नजर आती जिससे जेफरी उस रास्ते को छोड़कर हजारों यार्ड्स नीचे ड्रेनेज में जाता। कोई वजह ही नहीं थी। जेफरी जानता था जब उसे ठंड लग रही थी। हम सब जानते हैं जब हमें ठंड लगती है। ठंड लगने पर यह हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है कि आदमी गर्म कोट या स्लीपिंग बैग में खुद को लपेट लेता है। जेफरी के पास ये सब था, लेकिन उसने उसे यूज़ नहीं किया। जब बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगती है, लोग ठंड से कपकपाते हैं, वो सो नहीं पाते, वो हालात बहुत अनकंफर्टेबल होती है। ठंड के महसूस करने की क्षमता ऐसे ही नहीं जाती। इसमें कई घंटे लगते हैं, जिस दौरान बहुत अनकंफर्टेबल सा महसूस होता है। उसकी सांसों के बंद होने से पहले उसे बहुत कठिन यातना से होकर गुजरना पड़ा होगा। मानसिक तौर पर भी उसे बहुत परेशानी हुई होगी, इस बात के मालूम होते हुए कि उसको गर्म रखने वाले सामान ज़्यादा दूर नहीं हैं। ऐसी कोई लॉजिकल बात नज़र नहीं आती कि उसने वो सब नहीं लिया अगर वो आज़ाद था तो। किसी भी आर्टिकल या रिपोर्ट में जेफरी की पैंट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा। क्या वो उस नदी में जमी हुई थी? क्या वो गीली हुई भी थी या नहीं? याद रखिए, जेफरी एक ट्रेंड बॉय स्काउट था और उसे सर्वाइवल ट्रेनिंग मिली हुई थी। इस बात में कोई लॉजिक नज़र नहीं आता कि वो एक जमी हुई नदी में बर्फबारी के दौरान गया ही क्यों था। अब मैं श्रोताओं का ध्यान चार्ल्स मैककलर के केस पे दिलाना चाहूँगा, जो क्रेटर लेक नेशनल पार्क में हुआ था। चार्ल्स 14 अक्टूबर 1976 को झील के पास से गायब हुआ था। उसके कंकाल को सालों बाद ढूंढा गया था और इसे FBI और नेशनल पार्क सर्विस ने इन्वेस्टिगेट किया था। मैंने पर्सनली उस रेंजर से बात की जो मौका वारदात पे मौजूद था। उसने बताया कि वो उसकी ज़िंदगी के सबसे अजीब चीज़ों में से थी। चार्ल्स मैककलर की हड्डियाँ एक बड़े इलाके में फैली थी। उसकी खोपड़ी और जबड़े के अलावा कोई बड़ी हड्डी नहीं थी। ऐसे लगता था चार्ल्स अपनी पैंट में पिघल गया हो, लेकिन उसकी पैंट्स में भी सिर्फ छोटी हड्डियां थी। सॉक्स के आखिरी छोर पर पैरों की उंगलियों की हड्डियां भी थी। लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जिसने रेंजर्स को सबसे ज़्यादा परेशान किया और उन्होंने FBI को इस केस में घसीटा। वो ये थी कि चार्ल्स की ब्लू जीन्स का बेल्ट खुला हुआ था और उसके बूट्स भी गायब थे। रेंजर्स इस दृश्य को देखकर कोई लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि क्यों उसका बेल्ट खुला था या उसके बूट्स कहां गायब हो गए थे। चार्ल्स का कंकाल जंगलों के बीच मिला था और वो समय भी सर्दियों का मौसम चल रहा था। NPS का पूरा स्टाफ इस बात से हैरान था कि वो कैसे झील से इतनी दूर इतनी सर्दी में जंगल के बीच कैसे पहुंचा। इसकी कोई वजह नज़र नहीं आती। दोनों केसेस में कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे दोनों की बॉडीज पानी के पास नेशनल पार्क में मिली थी। दोनों मेल्स थे। एक की उम्र 16 साल थी जबकि दूसरा 19 साल का था। दोनों की पैंट्स खुली हुई मिली। एक की तो पक्का खींची गई थी। जेफरी का एक बूट पैरों से बाहर था जबकि चार्ल्स मैककलर के बूट्स कभी मिले ही नहीं। जेफरी के पास उसका बैकपैक था लेकिन उसने उसे छोड़ दिया था, जबकि मैककलर की कोट जो वो गुमशुदगी के टाइम पहने हुआ था वो कभी मिली ही नहीं। अगर ये इतने अजीब नहीं होते तो शायद ही ये केसेस रेंजर्स के दायरे से बाहर आ पाते और शायद ही लोगों को इनके बारे में कभी पता चलता। ये इसलिए क्योंकि मैं
पूरे नॉर्थ अमेरिका में ऐसे केसेस पर रिसर्च करता रहा हूँ और मैंने इनमें अजीब सी समानताएं पाई है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये हादसे तब होते हैं जब आदमी कंफ्यूज हो जाता है और मौत उसके नज़दीक होती है। मैं कहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट पे भी सैकड़ों लोग जमे मरे मिले हैं, लेकिन क्या किसी की भी पैंट्स इस तरह से आधी उतरी हुई मिली है? मिकेलर और हेग के केसेस में कुछ ऐसी बात है जिसे उन्हें एक स्पेशल टीम द्वारा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, ना कि नेशनल पार्क की टीम से। ये भी काफ़ी अजरज में डालने वाली बात थी कि आर्मी के खोजी कुत्तों वाले दस्ते ने ये बात कह दी थी कि जेफरी उस पार्क में है ही नहीं और वो हाईवे से वहाँ से निकल गया है। चार्ल्स की लाश उसके सामान से 1000 यार्ड दूर मिली, जहाँ तक वो आराम से पहुँच सकता था, लेकिन उसने अपना सामान नहीं लिया जो उसकी जान बचा सकता था। उसका सामान एक पत्थर पे मिला, जो पत्थर नदी के बीचों बीच था। कई सारे लापता लोगों की लाशें ऐसे ही नदियों के किनारों पे मिलती है, लेकिन इसकी वजह क्या है? मार्क हैंसन, तारीख 7 मार्च 1975, जगह ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क, उम्र 21 साल। दोस्तों के साथ जंगलों में हाइकिंग पे जाने से बढ़िया अनुभव और क्या होगा। ऐसे ही मौके होते हैं जिनमें ज़िंदगी भर की यादें बनती है और एक दूसरे पर विश्वास मजबूत होता है। ये कहानी ऐसी है जिसे ये सारे नौजवान कभी नहीं भुला पाएंगे। मार्क हैंसन न्यूपोर्ट केंटकी का रहने वाला था। वो अपने फेलो ईस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बेन फिश और जॉन चिडेस्टर के साथ अपलाशियन ट्रेल पर हाइकिंग के लिए जाता है। ये लड़के अपनी स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियों को मनाने और मौज मस्ती करने उस कठिन मौसम में अपलाशियन की उस ऐतिहासिक ट्रेल यानी पगडंडी पर गए थे। उन लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वहां पहुंचने पर मौसम और भी ख़राब होने वाला है। उसी दिन सुबह पार्क से एक टोर्नेडो टकराया था और ये तो बस शुरुआत भर थी। इस इलाके में मौसम और ख़राब होने वाला था। लड़कों ने अपनी हाइकिंग की शुरुआत बिग क्रीक से की, जो माउंट स्टर्लिंग से 1700 फीट की ऊंचाई पे है। उन्होंने वेस्ट की तरफ हाइकिंग करने की सोची और अपनी पहली रात ट्राई कॉर्नर शेल्टर पे गुजारी। हाइकिंग का पहला दिन आसान नहीं होने वाला था। ये करीब 16 मील की सीधी चढ़ाई थी। हवाओं से बारिश और फिर बर्फबारी। मौसम सख्त होता जा रहा था। जैसे ही ग्रुप लो गैप पर पहुंचा, जॉन चिडेस्टर ने तबीयत खराब होने की शिकायत की और वो आगे नहीं बढ़ सकता था। उसने दोनों दोस्तों को बताया कि वो वापस कार की तरफ जा रहा है। 1 मील बाद जब चिडेस्टर ने पलटकर देखा तो बाकी 2 लोग कॉस्बी नॉब के शेल्टर के पास थे। हैंसन और फिश ने हाइकिंग जारी रखी, जिसमें फिश ज़्यादा अच्छी तरह से हाइकिंग कर पा रहा था। हैंसन ने चिल्ला के फिश से कहा कि वो अपने पैक से सामान गिराकर पगडंडी पर ही छोड़ रहा है, क्योंकि इसके वजन से हाइकिंग में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फिश इस बात को सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसने शांति से उसे समझाया कि उसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हैंसन इस बात पर अड़ा रहा कि वो ट्राई कॉर्नर तक इसके बिना भी आसानी से पहुंच सकते हैं। शाम 7 बजे वो लोग माउंट गियोट पे पहुंचे। अब मौसम और भी ख़राब हो गया था। फिश अब भी लीड कर रहा था और हैंसन को जल्दी जल्दी कदम उठाने के लिए कह रहा था। शाम 8:30 बजे पूरी तरह अंधेरा हो गया था और बर्फ पड़ने से टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ गया था। हैंसन ने फिश से चीख कर कहा कि वो क्विट कर रहा है। वो पगडंडी के बीच लेट गया। ऐसे लग रहा था जैसे वो बेहोश हो गया हो। फिश ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया या शायद उसका जवाब ही नहीं दिया। फिश अगले 200 यार्ड चलकर रुक गया और उसने वहीं स्लीपिंग बैग निकालकर सोने की ठानी। बेन फिश को ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कि वो ट्राई कॉर्नर के सुरक्षित शेल्टर से सिर्फ 200 यार्ड दूर है। रात के दौरान बेन फिश ने शायद ये सपना देखा कि हैंसन उसे मदद के लिए पुकार रहा हो।
बेन इतना थका हुआ था कि वो ख्वाब और हकीकत में फ़र्क नहीं कर सकता था। अगली सुबह 7 बजे बेन फिश जल्दी उठ गया और हैंसन की तलाश में निकला, लेकिन उसे वो नहीं मिला। ज़मीन पर कई इंच मोटी बर्फ़ पड़ी थी और इसमें पैरों के निशान भी नहीं दिख रहे थे। वो वापस ट्राई कॉर्नर गया और वहाँ से दूसरे हाइकर्स से मिला जो उसे मदद बुलाने में सहायता कर सकते थे। 10 मार्च दोपहर को बेन फिश ने एनपीएस को ऑफिशियली मार्क हैंसन के गायब होने की रिपोर्ट दी। 11 मार्च की सुबह एनपीएस पर्सनल को हैंसन का बैकपैक वहीं मिला था जहां उसने उस रात छोड़ा था। पैक से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। खोजियों ने इलाके को छाना जहां फिश ने हैंसन को आखिरी बार देखा था, लेकिन उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला। 12 मार्च को खोज के दायरे को बढ़ाया गया और कई सारे खोजी काम पर लग गए। रेंजर वाइट मिककार्टर ने माउंट चैपमैन के टेनेसी की तरफ वाले हिस्से को खंगाला। मिककार्टर को एक गुफा मिली जिसमें कोई बड़ा जानवर रह रहा था। वहाँ उन्हें कई सारी हड्डियाँ मिली, लेकिन कोई जिंदा जानवर वहाँ मौजूद नहीं था। मार्क हैंसन की तलाश अगले कई दिनों तक चलती रही। 14 मार्च तक पिछले 3 दिनों में 4 इंच की बारिश पड़ चुकी थी। भारी बारिश ने इससे पहले पड़ी बर्फ को काफ़ी हद तक धो दिया था, जिसको देखते हुए खोजियों ने हेलीकॉप्टर, कुत्तों और ग्राउंड टीम्स की मदद से खोजबीन शुरू की। 17 मार्च दोपहर 2 बजे खोजबीन का 9वां दिन था। अपलाशियन ट्रेल में बकफोर्क क्रीक से करीब 2 मील नीचे की तरफ मार्क पेड़ से सटा मिला। उसके ग्लव्स और बूट पास ही बर्फ में पड़े थे और वो मर चुका था। मार्क को हेलो साइट तक ले जाया गया, जहां से उसे एयरलिफ्ट करके पार्क से बाहर निकाला गया। ऑटोप्सी में पता चला कि जब बेन फिश ने मार्क को आखिरी बार देखा था, उसके 24 से 36 घंटों के बीच मार्क मर गया था। ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क का ये एक और ऐसा केस है जो ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। मार्क हैंसन जिस पगडंडी पे लेटा था वो काफ़ी साफ थी और अंधेरे में भी उस पर सही से चला जा सकता था। ऐसे हो ही नहीं सकता कि मार्क पगडंडी को छोड़ के अलग ही जंगलों में चलने लगे। वो और फिश दोनों जानते थे कि ट्राई कॉर्नर का रास्ता किस तरफ है, और वो रास्ता नीचे बकफोर्क क्रीक की तरफ तो बिल्कुल नहीं था। ये काफ़ी परेशान करने वाली बात है कि मार्क भी ऐसे ही जगह पे मिला जिस तरह की जगह पर जेफरी हेग मिला था, बिल्कुल ऐसे ही इलाके में जहां आसमान से उन्हें देखना नामुमकिन था। जिस तरह मार्क की बॉडी और उसके बूट्स और ग्लव्स मिले थे, ये भी काफ़ी चिंताजनक है। अगर बेन फिश के उसे देखने के 24 घंटे बाद ही मार्क मर गया था, तो ऐसे मुमकिन है कि उस रात वाकई मार्क हैंसन उसे मदद के लिए पुकार रहा हो। ये बात भी गौर करने वाली है कि वो थकन के मारे उस पगडंडी पे बेहोश होकर गिर पड़ा था और काफ़ी कमज़ोर था। तो ये कैसे हो सकता है कि वो 3 मील दूर रात के अंधेरे में चलता गया? ये कोई सेंस नहीं बनाता। मार्क हैंसन के साथ क्या हुआ, इसे समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो रात के बीच में मदद के लिए क्यों चीख रहा था। मार्क हैंसन और जेफरी हेग की गुमशुदगियों में काफ़ी समानताएं हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मिनी हुआन, तारीख 8 अक्टूबर 1957, जगह वेल स्प्रिंग टेनेसी, उम्र 3 साल। मिस्टर और मिसेस फ्रैंक हॉर्न लेफलेट से 10 मील दूर ईस्ट में काफ़ी रूरल इलाके में रहा करते थे। 8 अक्टूबर 1957 को करीब दोपहर 1 बजे मिसेस हॉर्न मिनी और उसकी बहनों को अखरोट जमा करने अपने घर के पीछे ले जाती है। मिसेस हॉर्न थोड़ी देर के लिए मिनी को उसकी 4 साल की बहन के साथ छोड़कर कुछ दूरी पर दूसरी लड़कियों के साथ जाती है। मिनी को वहीं रुकने के लिए कहा गया था। चंद मिनटों बाद जब मिसेस हॉर्न वापस आई तो उन्होंने देखा कि मिनी गायब है। मिसेस हॉर्न ने 4 साल की लड़की से पूछा,
तो उसने बताया कि मिनी घर की तरफ वापस गई थी। मिसेस हॉर्न ने इलाके में उसकी तलाश की, लेकिन उन्हें वो नहीं मिली। तब उन्होंने शेरिफ को बुलाया। मिनी को गायब होने के 1 घंटे के अंदर ही दर्जनों शेरिफ डेप्यूटीज, स्टेट पुलिस, पड़ोसी और दोस्त सभी 3 साल की लड़की को ढूंढने में लग गए। पहले 24 घंटों में खोजियों ने पहाड़ों तक काफ़ी सारा इलाका छान मारा था। दूसरे दिन शेरिफ ने FBI से मदद मांगी। मिस्टर एंड मिसेस हॉर्न ने रिपोर्टर्स को बताया कि वो इस बात पे हैरान हैं कि मिनी इतने कम वक्त में गायब हो गई और इतना सारा इलाका ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। मिनी के गायब होने के बाद अगली कुछ रातों में टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर गया था। खोजियों ने मदद के लिए एयरफोर्स रडार स्टेशन से मदद मांगी जो ब्रिस्विल में था, जिसके जवाब में 60 आदमी आए। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने पहाड़ों में लड़की का नाम चिल्लाना शुरू किया। खोज के महज 52 घंटों के अंदर ही शेरिफ ने खोजियों को वापस बुला लिया। ये इतने कम वक्त में लिया गया चौंकाने वाला फैसला था। मिस्टर हॉर्न ने कसम खाई कि वो अपनी बेटी को तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक वो मिल नहीं जाती। मिनी की गुमशुदगी को 6 दिन गुजर गए थे। वॉलंटियर खोजी अब भी खोज को जारी रखे हुए थे। वो हॉर्न के घर से 6 मील दूर थे जब उन्हें मिनी के कपड़े मिले। पहले उन्हें एक जूता मिला जिसके अंदर सॉक्स था। पुरानी 100 मील के करीब मिनी की टोपी मिली। टीम जब ऊपर की तरफ गई तो पहाड़ी की झाड़ियों के 1.5 मील दूर घने इलाके में उन्हें पैरों के निशान मिले और फिर उन्हें उसकी बॉडी मिली। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मिनी की बॉडी पहाड़ी के तल में मिली थी, लेकिन ये सच नहीं था। वो दरअसल पहाड़ी ढलान पे मिली थी, बिना शूज़ के, बिना हैट के, सिर्फ एक हल्की सी ड्रेस में। डॉक्टर के मुताबिक मिनी 3 या 4 दिन पहले मरी थी। 15 अक्टूबर 1957 का किंग्सपोर्ट टाइम का आर्टिकल कहता है, खोजियों को जिनका प्रतिनिधित्व कैम्पबेल काउंटी शेरिफ विली चैपमैन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लड़की कम्बरलैंड्स के इलाके की कई पहाड़ियों में से एक पर चढ़ी थी। ये बयान यकीन करने लायक नहीं लगता। एक 3 साल की लड़की जिसके पेरेंट्स का कहना था कि वो इस बात से हैरान है कि वो इतने जल्दी कैसे गायब हो गई है, वो इतनी बड़ी पहाड़ी चढ़ी कैसे और आखिर क्यों। और फिर ऐसे माना जाता है कि उसने खुद ही अपने कपड़े उतार दिए थे, लेकिन किस लिए? क्या वो ठंड में मरने के लिए ऐसा कर रही थी? इस केस पे FBI के एजेंट्स भी लगे हुए थे और ऐसे आर्टिकल्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि मिनी की डेड बॉडी मिलने के बाद FBI ने इस केस को बंद कर दिया था। मैंने FBI में इसको लेकर दरख्वास्त की, जिस पे 28 सितंबर 2011 को FBI के सेक्शन चीफ डेविड M हार्डी की तरफ से जवाब आया, जिसमें लिखा था कि जो जानकारी मैंने मांगी है उसके दस्तावेज़ 1 फरवरी 1999 को ख़त्म कर दिए गए थे और जब इसके दस्तावेज़ ही नहीं हैं, इसलिए इसके बारे में नहीं बता सकते कि हकीकत में हुआ क्या था। इस केस में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो दूसरे कई सारे केसेस में भी मिलते हैं और जो चिंता के कारण है। लड़की पहाड़ी पे चढ़ जाती है, लेकिन वहाँ चढ़ने से पहले ही वो अपने जूते फेंक देती है। आखिर क्यों? उसकी हेड भी गुम हो जाती है, लेकिन कैसे? जब वो मिली तो उसने हल्के कपड़े पहने हुए थे। उसके बाकी के कपड़े कहाँ गए थे? मिस्टर एंड मिसेस हॉर्न को डर था कि उनकी बेटी को किडनैप किया गया है, लेकिन जंगल के बीच उसे किसने किडनैप किया था? आखिर कितने बार पेरेंट्स की तरफ से हमें ये बातें सुनने मिलेंगी और आखिर कब लॉ इन्फोर्समेंट इन बातों को सीरियसली लेगा? जो सिमिलैरिटी ऐसे केसेस में मुझे मिली है, क्या आपको नहीं लगता कि FBI जो ऐसे केसेस में इन्वॉल्व था उन्हें नहीं मिली होंगी? क्या वो इस पे काम नहीं करते होंगे? आखिर वो इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? FBI के एक स्पेशल अफसर एजेंट जिम रिके, जिन्हें FBI स्मोकी माउंटेन में गायब हुए सभी बच्चों के केस पर भेजती है, मेरा ख्याल है उन्हें इस मसले की जटिलता के बारे में अच्छे से पता होगा। लेकिन
FBI इसके डॉक्यूमेंट्स कभी रिलीज नहीं करेंगी। मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोग जंगल के बीच अपहरण की बात को फिजूल मानेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि FBI ऐसे ही किसी मिसिंग पर्सन के केस पर अपने एजेंट नहीं भेजती। FBI ज़्यादातर तभी शामिल होती है जब किसी तरह के गुनाह की बू आ रही हो, और अपहरण के अलावा मिसिंग पर्सन्स के केस में और कौन सा गुनाह हो सकता है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि आपने अभी जो रियल केसेस सुने, मैंने ऐसे ही कई सारे रियल केसेस मिसिंग 411 बुक से पहले भी सुनाए हैं। अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट बनाए रखें, और साथ ही जो नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले नए और अनोखे वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।